बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके अपने अंदर की सारी ऊर्जाओं के साथ बोलो भारत माता की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि हरियाणा की इस पावन धरती पर और महाराजा सूरजमल की ऐतिहासिक विजय भूमि पर मुझे आने का आप लोगों के बीच में अवसर मिला। मंच पर उपस्थित श्रीमान कुंवर निशांत सिंह जी, मेरे बड़े भाई, ब्रिगेडियर कौशिक जी, डॉक्टर अजय डागर जी, डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी, श्रीमान विजयन जी, डॉक्टर क्षमता छुक जी, यहाँ के अहम भूमिका में अपना किरदार निभाने वाले प्रदीप श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतने भव्य आयोजन में आपने मुझे यहाँ पर आने का एक मौका दिया और आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, स्वतंत्रता मिलने से पहले इस जगह फारूक नगर की अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इस इलाके की पहचान, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, आप लोगों ने पता किया होगा, यहां की पहचान यहां के सॉल्ट कारोबार से हुआ करती थी। नमक के कारोबार से यहां की पहचान हुआ करती थी। और आज जब हम आजादी के अमृत काल में, इस आजादी के अमृत काल के प्रथम बजट के बारे में चर्चा करने आए हैं, तो आज इसी फारूक नगर की पहचान सॉल्ट नहीं बल्कि शिक्षा बन चुकी है, और उसका सबसे बड़ा परिचायक आपका संस्थान। तो ये सॉल्ट से आज शिक्षा तक फारूक नगर की पहचान में, उसकी वास्तविकताओं में बदलाव हुआ है। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कई वर्षों से इस संस्थान ने बदलते हुए भारत की और नए भारत की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, और इसीलिए आज इस संस्थान का नाम में भी वर्ल्ड कॉलेज है और पूरे वर्ल्ड में भी इस संस्थान का नाम बन चुका है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के अमृतकाल के पहले बजट की। इस बजट को कहा गया है कि यह अमृतकाल का प्रथम बजट। परंतु इस बजट को समझने के लिए, इस बजट की बारीकियों को पूरी तरीके से देखने के लिए यह जरूरी बन जाता है कि 2014 से पहले क्या स्थितियां थी भारत में, इसको भी समझा जाए। जब हम 2014 से लेकर 2023 तक भारत में किस प्रकार का बदलाव हुआ है, इसका आकलन करेंगे, तभी हम इस बजट की गहराइयों को समझ पाएंगे। 2014 से पहले आप लोगों को शायद अनुभव हुआ होगा कि इस देश में और इस प्रदेश में भी एक आईएनसी मानसिकता थी। आईएनसी मानसिकता नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं। यह आईएनसी मानसिकता क्या थी? आई फॉर इनडिसीजन, मतलब कि डिसीजन ही ना ले पाना, कभी मैडम की ओर देखना, कभी सहयोगियों की ओर देखना। तो ये आईएनसी का आई इनडिसीजन का था। एन फॉर नेगेटिविटी, नकारात्मकता, हर जगह नकारात्मक भाव से, हर जगह केवल नेगेटिविटी का एक वातावरण पसरा हुआ था। 2014 से पहले की आपको सारी हेडलाइंस भी याद होगी, किस प्रकार से समाचार पत्र हो या टेलीविजन चैनल हो, केवल और केवल कोई बात आती थी भारत के विषय में तो वो नकारात्मक और नेगेटिव बातें आती थी कि आज यहां पर स्कैम हो चुका है, आज यहां पर कुछ और हो चुका है, आज भारत ने ये टारगेट मिस कर दिया है, आज वहां पर ये पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है। तो आईएनसी का एन था नेगेटिविटी के लिए, और फिर सी फॉर करप्शन,
चाहे 2G हो, चाहे CWG हो, या चाहे दामाद जी हो। और दामाद जी के बारे में तो थोड़ा बहुत ज्यादा आप जानते ही हैं। तो ये आईएनसी मानसिकता जो थी 2014 से पहले पूर्ण तरीके से भारत में फैल चुकी थी। आई फॉर इनडिसीजन, एन फॉर नेगेटिविटी, सी फॉर करप्शन। ये आईएनसी को याद रखना हमेशा, ये आईएनसी को हमेशा याद रखना, और इस आईएनसी को हमेशा दूर भी रखना। आईएनसी का मतलब इनडिसीजन, नेगेटिविटी और करप्शन। भारत के बारे में एक धारणा बन चुकी थी। धारणा यह बन चुकी थी कि यहां पर स्कैम होते हैं, यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है, यहां पर तुष्टीकरण होता है, यहां पर पॉलिसी पैरालिसिस होता है, यहां पर केवल और केवल नारेबाजी होती है, स्लोगन अच्छे अच्छे दिए जाते हैं, बड़े बड़े डिक्लेरेशन किए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। यहां ऐसा ही होता है। ये इस प्रकार की भारत के बारे में पूरे विश्व में भी धारणा बन चुकी थी कि भारत में ऐसा ही होता। यह धारणा बन चुकी थी और कुछ ही वर्षों पहले की बात है, आपको याद होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं। आज पिछले 8.5 वर्षों में जो पहले स्कैम इंडिया हुआ करता था, आज भारत की बात होती है तो स्कैम इंडिया की नहीं बल्कि स्टार्टअप इंडिया की बात होती है। जहां पर एक वर्ग के तुष्टीकरण की बात होती थी 2014 से पहले, आज एक वर्ग के तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सभी वर्गों के तृप्तिकरण की बात होती है। मतलब कि हर स्कीम हर व्यक्ति को मिला उसकी बात होती है। जहां पर CWG और दामाद जी की बात होती है 2014 से पहले, आज 2022-23 में 5G इंटरनेट की बात होती है। यह बदलाव हुआ है, यह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत में। एक समय था कि हमारी अर्थव्यवस्था फ्रैजाइल 5 में शामिल थी, उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स महसूस होती थी। उन अर्थव्यवस्थाओं में हमें गिना जाता था जहां पर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन होती थी, या गिरते हुए ग्रोथ रेट होते थे, या उस अर्थव्यवस्था में गिना जाता था जहां पर हम निर्णय ठीक से और समय पर नहीं कर पाते थे। आज उस फ्रैजाइल 5 से भारत बदला है और आज भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रैजाइल 5 में नहीं बल्कि फास्टेस्ट 5 में होती है। यह IMF भी कहता है। अभी IMF की रिपोर्ट आई, IMF ने रिपोर्ट में कहा है कि अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो वो भारत की अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप, इनकी भी अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह IMF की रिपोर्ट ने भी हाल ही में कहा। तो ये धारणाएं बदली है, ऐसा ही होता है। से आज 8.5 वर्षों में भारत के बारे में अगर आप किसी से भी पूछेंगे विश्व पटल पर खासकर, तो वो कहते हैं, और खास करके जब प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि एक समय था ऐसा ही होता है, और आज लोग कहते हैं कि भारत में ऐसा भी होता है। ये ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है का ये लंबा सफर 8.5 वर्षों में तय किया गया। अभी कल ही की बात है, आपने शायद देखी होगी न्यूज में कि भारत ने और भारत की एक कंपनी ने, एयर इंडिया ने, जिसका आप निजीकरण कर दिया गया है, वो टाटा के पास चली गई है। सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट की डील आज भारत में हुई है, वो एयर इंडिया ने की है एयरबस और बोइंग के साथ, लगभग $70 बिलियन की 470 हवाई जहाज खरीदने की डील। ये सबसे बड़ी डील है पूरी दुनिया में। और कल आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे उस समारोह में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी थे, और उसी के बाद, उस पूरे समारोह के बाद, एयरबस और एयर इंडिया की जो साइनिंग थी, एग्रीमेंट की, उसके बाद तुरंत ही यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहते हैं कि आज भारत है जो बोइंग कंपनी से इतनी बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद रहा है, जिससे कि भारत में तो अलग बात है, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी अर्थव्यवस्था में भी 10 लाख नौकरी पैदा करने का काम कोई कर रहा है तो आज का भारत कर रहा है। यह बदलाव हुआ है,
ये 8.5 वर्षों की जर्नी है हमारी। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं, क्योंकि भारत के बारे में क्या किया गया है बजट में, इस बजट में उसको समझने के लिए पहले 8.5 वर्षों में क्या किया गया है उसको समझना बहुत जरूरी है। 2013-14 में इस देश में मात्र 13 करोड़ जनधन अकाउंट थे। आप सोच सकते हैं इस बात को, केवल 13 करोड़ जनधन अकाउंट, बैंक अकाउंट। मतलब इस देश के सभी परिवारों के पास अपना बैंक का खाता भी नहीं था। और पिछले 8.5 वर्षों में जनधन अकाउंट योजना के तहत आज इस देश में लगभग 48 करोड़ अकाउंट शुरू कर दिए गए हैं, खाते शुरू कर दिए गए हैं। ये गरीबों के खाते खोले गए, ये उन वर्गों के खाते खोले गए जिन्होंने कभी बैंक को देखा भी नहीं था। ये उन लोगों के खाते खुले हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति है और आज उनके खातों में पैसे भी जाते हैं, उनकी कमाई का पैसा भी उनके पास जाता है बिना 1 रुपया किसी भी बिचौलिए के पास जाए। ये बदलाव हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बस 8-10 वर्ष पहले 13 करोड़ बैंक अकाउंट थे, आज 48 करोड़। 2014 से पहले केवल 38%, 38% लोगों के पास, परिवारों के पास शौचालय जाने की सुविधा थी। आप कल्पना कर सकते हैं, 60-65 वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो जाते हैं, हमारी आजादी को हो जाते हैं, और केवल 38% लोग, 38% लोगों के पास टॉयलेट का एक फैसिलिटी होता है। इससे क्या क्या तकलीफें होती थी महिलाओं को खासकर। अगर शौचालय जाना है तो किस प्रकार से, या तो बहुत सुबह जाना पड़ता था या तो रात को जाना पड़ता था। उससे सेहत पर भी असर पड़ता था महिलाओं की, उस पर सुरक्षा को लेकर भी महिलाओं की बड़ी चिंता थी, क्योंकि अगर इतने सवेरे चली गई या रात को चली गई तो किस प्रकार के वो तत्व होते थे जो इस समय का इस्तेमाल करते थे महिलाओं का शोषण करने के लिए। किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षा लेने में बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि स्कूलों में टॉयलेट नहीं बने थे। आज गर्व की बात है कि जहां पर एक समय पर मात्र 38% लोगों के पास, परिवारों के पास टॉयलेट था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 8.5 वर्षों की सरकार के बाद यहां पर 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के बाद आज 100% सैनिटेशन कवरेज सभी गांवों में किया गया है और एक भी ऐसा गांव नहीं बचा जहां पर खुले में शौच होता। ये 100% ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बना। और लोग मजाक उड़ाते थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की लाल किले के प्राचीर से, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि देखिए कैसा प्रधानमंत्री है कि टॉयलेट की बात करता है लाल किले से। अरे लाल किले से बड़ी बातें कीजिए, आप टॉयलेट की बात करने लगे। पर आज इस टॉयलेट की बात से किस प्रकार से शौचालय से सामाजिक क्रांति आई है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है भारत में। यह बदलाव हुआ है भारत में। पिछले 60-65 वर्षों में आपने देखा होगा मात्र 3.5 करोड़ नल से जल पहुंचता था घरों में, मात्र 3.5 करोड़। भारत में 25 करोड़ से ज्यादा परिवार है और मात्र 3.5 करोड़ नल से जल पहुंचने की व्यवस्था थी। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने शौचालय भी बनाए, परंतु शौचालय के साथ साथ घरों में नल से जल की व्यवस्था हो पानी की, इसके लिए भी चिंता की। और आज जो 3.5 करोड़ टॉयलेट पर, टैप वाटर पर हम अटके हुए थे, आज वो 3.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 10 करोड़ घरों में नल से जल की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। घरों में स्वच्छ पानी आता है उनके। ये दिखने में बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग, कई सारे बच्चे यहां पर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिखाया जाता है। यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपना समय केवल और केवल एक काम में लगाता है तो दूसरे काम से उसका समय हट जाता है और वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मैं मान लो कि इंस्टाग्राम पे उर्फी जावेद की रील देखता रहूं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि इस समारोह में नहीं हूं मैं, बजट के ऊपर मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं रील देख रहा हूं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है।
ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो अब इसकी जो फिलॉसफी है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसको यहां पर लागू कीजिए। जो महिलाएं हमारी 50% आबादी को या तो स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता था शौचालय नहीं होने की वजह से, या घंटों घंटों तक, और क्योंकि हमारा समाज आज भी बहुत हद तक पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को ही ज्यादातर ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि जाइए घर के लिए पानी ले आइए, बाल्टी में पानी ले आइए, भरकर पानी या तो आपको लाना है कुएं से या कोई पानी के स्रोत से। तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारी देश की महिलाएं सक्षम, जिनकी कार्यक्षमता है, ऐसी महिलाएं, उनका समय व्यतीत किसमें होता था? पानी की बाल्टी ला। आज इन दोनों चीजों को सुधार कर देश की महिलाओं का भी योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए उसका योगदान लेने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह बदलाव किया है। पहले आपको याद होगा कि केवल 40% ऐसे लोग थे, 40% परिवार थे जिनमें एलपीजी सिलेंडर था। एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो एक क्लीन फ्यूल होता है। जब आपकी मां आपके लिए खाना बनाती होंगी या आप खुद अपना खाना बनाते होंगे तो कैसे बनाते हैं? अब तो एलपीजी गैस स्टोव पे बनाते हैं, पर इससे पहले करोड़ों लोग थे इस देश में जिनको पुराने जो तरीके का चूल्हा था, जो लकड़ी पर इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी को जलाकर उसको किया जाता था, उससे खाना बनाते थे। उसमें खाना बनने में भी देर लगती थी और उसका जो धुआं था, मान लीजिए 400 सिगरेट का धुआं एक समय पर खाना बनाते वक्त वो अपने फेफड़ों में लेता था। ये उस प्रकार का दुष्प्रभाव उससे होता था। आज 9.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन पहुंचाकर महिलाओं को और जो खाना बनाते हैं उन लोगों को एक श्वास लेने का अधिकार भी आज मिला है कि साफ हवा में वो श्वास ले सके। ये छोटी छोटी बातें आपको लगेंगी, पर ये बहुत बड़ी बातें बन जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसकी जिंदगी प्रभावित हुई। 2014 से पहले मात्र 25 लाख पक्के घर बने थे गरीबों को। बातें बड़ी बड़ी होती थी, गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, पॉलिटिकल कैंपेन चलाए जाते थे। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में मात्र 25 लाख पक्के मकान और घर बने गरीबों के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक संकल्प लिया तो पिछले 8.5 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बने हैं गरीबों के, 3.5 करोड़ से ज्यादा। और आप अनुमान लगाइए, एक घर की कीमत लाखों में ही होती है पक्के घर की। तो जब एक पक्का घर किसी का बन गया तो आज देखते देखते बैठे बैठे 3.5 करोड़ परिवार है जिसको 8.5 वर्षों में पिछले आपने लखपति बना दिया है, अपना पक्का मकान देकर, अपना पक्का घर देकर। 3.5 करोड़ लोग लखपति बन चुके हैं केवल अपने घर की ताकत पर। यह उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। आज 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर दिया गया है, जिनको 5 लाख रुपए तक का निजी अस्पताल हो, चाहे सेकेंडरी केयर हो, चाहे टर्शरी केयर हो, उन्हें वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध और कैशलेस। मतलब कि आपकी जेब में एक भी रुपया ना हो, परंतु आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, खुदा न खास्ता, तो आप बिना एक भी रुपया खर्च किए आप अपना ट्रीटमेंट उस अस्पताल में, उसी अस्पताल में करवा सकते हैं जहां पर कुंवर निशान जी जाते हैं। वहीं पर वो गरीब व्यक्ति भी अपना अस्पताल में इलाज करा पाता है। ये आयुष्मान कार्ड, ये गोल्डन कार्ड की देन। ये सामाजिक न्याय, असली सामाजिक न्याय वो है जब कोई संपन्न व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति, दोनों के पास वही अवसर हो अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सेवाओं के लिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने पिछले 8.5 वर्षों में किया। आज 12 करोड़ किसानों को यहां पर, अब जो सॉल्ट का कारोबार बंद हो गया तो उसके बाद यहां पर किसानी बड़ी चल पड़ी है। किसानी वैसे भी यहां पर किसानों का ही एक प्रदेश है हरियाणा। 12 करोड़ किसानों को पिछले 8.5 वर्षों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि दी गई है ताकि उनको सशक्त किया जा सके, ताकि उनकी किसानी के लिए जो इनपुट कॉस्ट है, जो पैसा वो खर्च करते हैं, उसमें उन्हें कुछ
एक थोड़ी सी राहत मिले और ताकि उनकी ज्यादा आमदनी बढ़ सके, तो 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि दी गई। और इस बीच में आपने देखा होगा 8.5 वर्षों के कालखंड में 2 वैश्विक चुनौतियां आई हमारे सामने, 2 बड़ी चुनौतियां जो पूरी दुनिया ने कई वर्षों तक नहीं देखी थी। एक थी कोविड पैंडेमिक की चुनौती, एक ऐसी महामारी जिसको 100 वर्ष तक दुनिया में कभी देखा नहीं गया। इससे पहले जो महामारी आई थी वो 1919 में आई थी। और दूसरी चुनौती जो आई वो थी यूक्रेन रशिया का युद्ध। इन दोनों ही चुनौतियों की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इन दोनों ही परिस्थितियों के कारण बहुत गहरा असर पड़ा। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, टेक्नोलॉजी के भी स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के भी है, कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई। सुना कि नहीं सुना? सेमीकंडक्टर की बड़ी शॉर्टेज चल रही थी। ये सेमीकंडक्टर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। तो सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई, खाने पीने की पदार्थों की शॉर्टेज हुई, बहुत सारे डेली आइटम्स की शॉर्टेज हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने लगे। ये सारी चीजें हुई इन 2 वर्षों में क्योंकि आपकी सप्लाई चेन प्रभावित हुई। परंतु ऐसी व्यवस्था में, ऐसी परिस्थिति में जो भारत के गरीब तबके के लोग हो उनको इसका असर ना पड़े, उन्हें महंगाई की मार से बचाया जा सके, उन्हें इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके, इसलिए लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 2 वर्षों तक देने का काम हुआ। तो भारत में हुआ, भारत ने सबसे बड़ा अभियान चलाया और आने वाला 1 वर्ष भी ये मुफ्त राशन जो है वो दिया जाएगा। और आईएमएफ ने बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट बनाई कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते, इस अन्न योजना के चलते 1% से कम के स्तर पर रहा भारत में अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे लोगों का जो एक पूरा का पूरा क्रम था। ये बदलाव किया गया। पहले अनाउंसमेंट होते थे, पहले कागजों पर कहा जाता था कि आपको राइट टू फूड है। पीडीएस की व्यवस्था बनी थी, पर कितने लोगों को पीडीएस में वो राशन मिलता था, कितने लोगों तक वो पहुंचता था, कितने लोगों के राशन को कोई बिचौलिए खा जाते थे। और आज 80 करोड़ लोगों के पास राशन पहुंचा। और माफ कीजिएगा, जो लोग बात करते हैं बार बार कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल बन चुका है, इस देश में एक तरीके से कम्युनलिज्म फैल रहा है, तो जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया तो वो राशन मोहम्मद को भी मिला और मोहित को भी मिला। वो राशन देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। जब ये टॉयलेट बने तो ये टॉयलेट शिल्पा के घर पे भी बने और सुल्ताना के भी घर पे बने, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हाँ, ये अलग चीज है कि जिन लोगों की राजनीति केवल और केवल अपने आप को लोगों का माय बाप बनाकर उसमें बीच में कट और कमीशन खाने की होती थी, वो आईएनसी वाली मानसिकता वाले जो लोग थे, मतलब इनडिसीजन, नेगेटिविटी और करप्शन वाले लोग, उनकी दुकानें नहीं चल पाई इस कालखंड में। ये बात हम इसको स्वीकारते हैं। नहीं तो आपको याद होगा कि जब कोविड आया तो किस प्रकार की बातें की गई कई लोगों के द्वारा। ये बड़े बड़े विशेषज्ञ जो टेलीविजन चैनल पर आते थे, फिर उन्हें टेलीविजन चैनल पर नौकरी नहीं मिली तो यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू कर दिए। और यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना बना के कि 50 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग, इनको कोविड हो जाएगा और इसमें से लगभग 5 से 6 करोड़ लोग कोविड में मारे जाएंगे। ये बड़े बड़े विश्लेषण इन्होंने किए थे। आज गर्व की बात होती है बताने में कि भारत वो एकमात्र देश है, जब चीन में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थितियां निर्माण हुई है, तो भारत ने अपने सभी नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा टीके के डोज लगवाकर भारत ने अपने नागरिकों को एक सुरक्षा कवच दिया है। और वो भी मुफ्त टीका लगाकर सबसे बड़ा अभियान चलाया तो भारत ने चलाया, और वो भी कोई विदेशी वैक्सीन पर निर्भर रहकर नहीं। ऐसा नहीं है कि फाइजर की वैक्सीन मंगवाई, मॉडर्ना की वैक्सीन मंगवाई। वो तो फाइजर और मॉडर्ना लेने वाले अब क्या क्या हो रहा है उनके देश में मैं बताना नहीं चाहता। आज हमने भारत में ही रिकॉर्ड टाइम में मात्र 8-9 महीने में 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन तैयार करके, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार करके न केवल भारतीयों को ये टीके लगवाए, बल्कि 28 करोड़ से ज्यादा डोजेस वैक्सीन मैत्री के माध्यम से उन गरीब 100 देशों के पास भी पहुंचाए जिनकी सहायता करने के लिए यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी असक्षम था। यह भारत की ताकत है। ब्राजील के नेताओं ने तो भारत की तुलना और मोदी जी की तुलना हनुमान जी से ही कर दी कि किस प्रकार से संजीवनी बूटी लेकर गए थे वो, उसी प्रकार से भारत भी संजीवनी बूटी लेकर इन देशों के पास पहुंचा और उसने सुरक्षा कवच दिया कोविड से निपटने के लिए उनको। यह भारत की ताकत है 8.5 वर्षों में, और उसको नकारा नहीं जा सकता।
और यह परिपेक्ष समझना बहुत जरूरी है अगर आपको आज का जो भारत का बजट आया है उसको समझना है। और केवल गरीबों के लिए नहीं, भारत को विकास के एक्सप्रेसवे पर डालने का भी संकल्प अगर किसी ने लिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8.5 वर्षों में लिया। आपको याद होगा कि एक समय था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनते थे, 11 किलोमीटर। आज उसी हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने की रफ्तार 11 किलोमीटर से बढ़कर 37 किलोमीटर हो चुकी है। मतलब जितने हाईवे एक दिन में यूपी में बनते थे उससे 3 गुना ज्यादा आज हाईवे इस देश में बन रहे हैं मोदी जी के शासनकाल में। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई लाभदायक उसको साबित हुआ है तो वो हरियाणा के लिए ही लाभदायक साबित हुआ। अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, जिसका फेज 1 अब शुरू हो चुका है दिल्ली टू जयपुर, उसका भी कई हिस्सा हरियाणा में आता है। और इसी दिल्ली मुंबई के कॉरिडोर से हरियाणा में चाहे गुरुग्राम हो, चाहे नूह हो, चाहे और भी इलाके हो, यहां पर वेयर हाउसिंग से लेकर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो वो इसी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की वजह से मिलने वाला है। आज रफ्तार पकड़ी है विकास। 5 शहरों में मेट्रो हुआ करते थे, 60 वर्षों में मात्र 70 एयरपोर्ट बनाए गए थे। आज 5 शहरों के बदले 27 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। और जो 70 एयरपोर्ट 60 वर्षों में बनाए गए थे, आज पिछले 8.5 वर्षों में और 70 एयरपोर्ट को क्रियान्वित करने का काम किया गया है। तो वो इस सरकार के कालखंड में किया गया। आज 10 वंदे भारत की ट्रेनें आपने देखी है, उनका लोकार्पण हो चुका है। 180 किलोमीटर की रफ्तार पे ये वंदे भारत की ट्रेन दौड़ रही है। और हर प्रदेश से, हर इलाके से मांग उठ रही है कि हमारे यहां पर भी एक वंदे भारत ट्रेन होनी चाहिए। और ये ऐसी ट्रेनें हैं जिसको पहले हम केवल विदेश में देखते थे कि उसमें इस प्रकार से सुविधाएं और इस प्रकार से अम्यूनिटीज से लैस हो। युवाओं के लिए भी बड़े अवसर पैदा किए गए। 2014 से पहले मात्र 700 या 800 स्टार्टअप थे। एमबीए वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो स्टार्टअप क्या होता है वो भली बात ही जानते हैं। मात्र 700-800 स्टार्टअप थे। आज भारत में 8.5 वर्षों के बाद लगभग 90,000 स्टार्टअप की संख्या पहुंच गई है। मतलब कि आज आपको शार्क टैंक इंडिया देखने की जरूरत नहीं, आपके तो हर जिले में शार्क टैंक चल रहा है। यह भारत का बदलाव हुआ। युवाओं की प्रतिभा को एक बल मिला। और इसमें से भी ये जो स्टार्टअप है उसमें से भी जो 2014 से पहले मात्र 4 यूनिकॉर्न थे, मात्र 4 ही ऐसे स्टार्टअप थे जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हुई थी। आज उसकी संख्या 125 हो चुकी है। मतलब 125 ऐसे नए स्टार्टअप है जो $1 बिलियन बिजनेस बन चुके हैं। जोमैटो है, ब्लिंकिट है, ये अलग अलग तरीके के जो स्टार्टअप्स बने हैं जिनका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ये सभी अगर आप देखें तो ये पिछले 8-8.5 वर्षों में ये बड़े बड़े बिजनेस में तब्दील हो चुके हैं। तो ये बदलाव हुआ। 60 वर्षों में मात्र 8 एम्स बने थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज 15 और एम्स बन चुके हैं 8.5 वर्षों में। मात्र जो पहले 13 आईएम्स बने हुए थे, आज 13 आईएम्स बनने में 60 वर्ष लग गए। आज पिछले 8 वर्षों में हर वर्ष एक नया आईएम शुरू करके 7 नए आईएम्स की जो है नींव ही नहीं बल्कि उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। यह भारत का बदलता हुआ स्वरूप है। आज पिछले 8.5 वर्षों में 350 के आसपास नई यूनिवर्सिटी खुली है। मतलब हर 2-3 हफ्तों में एक नई यूनिवर्सिटी भारत में खुल रही है। मेडिकल कॉलेज की सीटों में इजाफा किया गया है, दुगनी कर दी गई। इससे अवसर बढ़ते हैं, इससे युवाओं के लिए मौके बढ़ते हैं और इससे युवाओं की प्रतिभा को और भी बल देने का एक माध्यम, एक तरीका बनता है। तो यह परिप्रेक्ष्य समझना बहुत जरूरी है भारत का और भारत के बदलने का। और जो मुख्य बदलाव हुआ है, जो आपको इस बजट में भी नजर आएगा, वो यही है कि पिछले 8.5 वर्षों में पहले 2014 से डिक्लेरेशन पर जोर दिया जाता था, अनाउंसमेंट पे जोर दिया जाता था, डिक्लेयर बड़े करते थे, हम ये कर देंगे, हम गरीबी हटा देंगे,
पहले डिक्लेरेशन पर जोर था, आज 8.5 वर्षों में डिक्लेरेशन पर नहीं, डिलीवरी पर जोर है। डिक्लेरेशन से डिलीवरी, ये आज इस भारत के इस बजट का एक बड़ा लक्षण आपको दिखाई देगा। जो पहले के बजट थे 2014 के, उसमें आउटले की बात होती थी। आउटले का मतलब है कि कितना दिया जाएगा। आउटले का मतलब है कि इतना बड़ा हमने एलोकेट कर दिया, हमने इसके लिए लाखों करोड़ रुपए लगा दिए। ये आउटले की बात 2014 से पहले होती थी। 2022 और 23 में आउटले से ज्यादा आउटकम की बात होती है कि आउटले डाला है तो उसका आउटकम क्या है वो भी दिखाना पड़ेगा। ये आउटले से आउटकम की ओर जो चले हैं, यही इस भारत के बजट का लक्षण है। पहले इंटेंट की बात होती थी। मनमोहन सिंह जी का इंटेंट ये था, सोनिया जी का इंटेंट ये था, राहुल जी का इंटेंट ये था। कंटेंट तो वैसे है ही नहीं, इंटेंट ही ये था। अब ये इंटेंट की बात नहीं होती। इंटेंट तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इंटेंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। आप इंटेंट रहने दीजिए और इंप्लीमेंटेशन बताइए, क्योंकि आपका इंटेंट तो गरीबी हटाओ का था, पर आपका इंप्लीमेंटेशन केवल दामाद जी की गरीबी हटाने का था। तो ये इंटेंट से इंप्लीमेंटेशन की हो रहा है, डिक्लेरेशन से डिलीवरेबल्स की हो रहा है, आउटले से आउटकम की ओर आया है। और यही अगर मैं आपको कहूं तो ये भारत के इस आत्मनिर्भर भारत के, इस अमृतकाल भारत के पहले बजट का सबसे बड़ा लक्षण कि इसमें डिक्लेरेशन कोई नहीं है, कोई बड़ी डिक्लेरेशन नहीं है। पर जहां डिक्लेरेशन नहीं है वहां पर आपको दिखेगा डिलीवरेबल्स। और सबसे बड़ा आपको इसमें अगर कोई लक्षण दिखेगा तो 2014 से पहले राजनीतिक हित और परिवार हित को केंद्र में रखा जाता था। आज राजनीतिक हित नहीं, परिवार हित नहीं, बल्कि देश हित को केंद्र में रखकर बजट बनाया जाता है। यह सबसे बड़ा अंतर है 8.5 वर्षों में। और जब इसमें केंद्र के इंजन के साथ राज्य के इंजन जुड़ जाती है तो डबल इंजन के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती है, जैसे आपने हरियाणा में भी देखा है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बजट पे इस पूरे सेशन को रखा गया है, तो इस बजट के मैंने आपको बड़े लक्षण बता दिए। पर यदि इस बजट की व्याख्या करनी है तो मैं इसे गीता बजट कहूंगा। गीता बजट। कुंवर जी वैसे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका पूरा परिवार ही है। यहां पे वो मुझे एटमॉस्फेयर भी महसूस होता है भक्ति का, कृष्ण भक्ति का। कुछ ही दूर यहाँ से, कुछ घंटे दूर कुरुक्षेत्र भी है। तो मैंने इस बजट को, निर्मला जी के इस बजट को, मोदी जी के अमृतकाल के पहले बजट को गीता बजट कहा। आप कहेंगे देखिए कितना सांप्रदायिक है बीजेपी का व्यक्ति। कहीं हमारे सेक्युलरवादी दोस्तों के तो कान खड़े हो जाएंगे, कान से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा कि बजट को भी गीता बजट कह दिया। अरे भाई, और भी धार्मिक ग्रंथ है, उनको आपने क्यों नहीं कहा? केवल गीता के बारे में बात करोगे? ये आपका कम्युनल हिंदुत्व एजेंडा बजट में भी शुरू हो गया। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गीता बजट का मतलब क्या है। गीता बजट का मतलब है जी फॉर गांव गरीब ग्रोथ, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड ए फॉर आम आदमी। यह है हमारा गीता बजट। अच्छा, वो आम आदमी नहीं जिसकी डिपॉजिट अभी यहां पर जब्त हो गई। उन आम आदमियों की बात कर रहा हूं जिसके लिए टैक्स का स्लैब बढ़ाकर 7 लाख तक की टैक्स फ्री कर दिया गया है। 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो कोई टैक्स नहीं भरना है। उस आम आदमी की बात कर रहा हूं। उस आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल और केवल नाम आम आदमी का देते हैं और घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और मसाज कराते हैं तिहाड़ जेल के अंदर। तो ये गीता बजट है। वैसे देखिए, नजरिए की बात है कि जो रोम संस्कृति में पले बड़े हैं, वो रोम संस्कृति वालों को तो भगवत गीता में भी जिहाद नजर आता है, और जो राम संस्कृति के लोग हैं, हमें तो गीता में भी गांव गरीब और ग्रोथ नजर आता है, ज्ञान नजर आता है। यही देखने का अंतर है, यही नजरिए का बदलाव। आजकल पर वो भी जा रहे हैं मंदिर मंदिर, तो इस गीता बजट को भी समझे और गीता के सार को भी समझे तो कभी
पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन क्यों नहीं की थी, या पांडवों के समय पर कैसे सभी धर्म के लोगों ने उनका समर्थन किया था, ऐसी बातें करना वो छोड़ देंगे और सही मायनों में वो तपस्वी भी बनेंगे। बहरहाल तो ये गीता बजट जो है, जी फॉर ज्ञान, जी फॉर गांव, जी फॉर गरीब, जी फॉर ग्रोथ, ये पहला इस बजट का मुख्य धार। गांव, गरीब, ग्रोथ। गांव के लिए जब हम बात करते हैं तो किसानों की याद आती है। यहां पर भी बहुत सारे किसान हैं, हरियाणा किसानों का एक प्रदेश है। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज जो की गई है कि किसानों के लिए जो एग्रीकल्चरल बजट दिया गया है, वो पिछले 2013-14 के बजट से अगर आप तुलना करें तो लगभग 5.5 गुना बड़ा बजट आज 2022-23 और 23-24 में दिया जा रहा है, जो 2013-14 में नहीं दिया जाता था। 5-5.5 गुना बजट को बढ़ाने का काम अगर किया गया है तो वो इस बजट में और इस सरकार के कालखंड में किया गया है। और इस बजट को बढ़ाने का मतलब क्या है? इस बजट को बढ़ाने के लिए, इस बजट को बढ़ाने से एक तो किसान सम्मान निधि जो दी जाती है वो भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको शायद पता होगा कि एमएसपी, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई है इस देश में, एक समय था कि धान और गेहूं पर 2013-14 की जो सरकारें थी वो 5 वर्ष 7 वर्ष का उनका कालखंड देखें तो धान और गेहूं, इन दो ही फसलों की बात करता हूं, तो 7 वर्षों में उन्होंने लगभग 5.5-6 लाख करोड़ एमएसपी के रूप में दिए थे। आज उसी आंकड़े को बढ़ाकर 7 वर्षों का कार्यकाल अगर इस सरकार का देखे तो एमएसपी की जो पेमेंट किसानों को की गई है केवल धान और गेहूं के लिए, इन दो फसलों के लिए, वो लगभग 12 लाख करोड़ है। कहां 5 लाख 5.5 लाख करोड़ और कहां 12 लाख करोड़। पिछले बजट की तुलना में अगर आप देखें तो आज एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब जो किसानों के पास व्यवस्था है लोन लेने की, पैसे उठाने की ताकि वो किसानी कर पाए है, उसको 11% से बढ़ाकर लगभग 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट का टारगेट रखा गया है। तो वो इस बजट में रखा गया है ताकि हमारे गांव में किसानों के पास वो व्यवस्था हो सके कि वो किसानी के लिए अपनी लोन ले सके और उनको कोई कर्जदार के पास न जाना। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दालों की भी जो एमएसपी है, मैंने आपको दो फसलों की तो बताई है, धान और गेहूं की, परंतु दालों की भी एमएसपी को लगभग 74 गुना बढ़ाने का काम अगर हुआ है तो ये पिछले 7-8 वर्षों में हुआ है। मतलब कि इन सारे फसलों पर ज्यादा एमएसपी भी देना और एमएसपी की जो पूरी क्रम है उसको बढ़ाकर देने का काम अगर किया गया है तो इस सरकार ने किया है। और ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के लिए की गई है, गांव के लिए की गई है, गरीब किसानों के लिए की गई है। एक जो बड़ी चीज इस बजट में की गई है और हरियाणा के लोगों के लिए खासकर ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी कि इस बार मोटे अनाज पर बहुत जोर दिया गया है। आप सभी लोगों ने मोटे अनाज के बारे में सुना होगा। मोटा अनाज सुना नहीं होगा आपने। मोटा अनाज जो होता है, जो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खासकर इसको उगाया जाता है, लगभग 80% जो मोटे अनाज की सप्लाई होती है वो इन्हीं 3 प्रदेशों से होती है। आज नरेंद्र मोदी जी की 7-8 वर्षों के प्रयासों से आज पूरी दुनिया में हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट, मतलब मोटे अनाज के वर्ष को हम आज उसको सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं। और इसी की देखा देखी आज मोटे अनाज को श्री अन्न नाम देकर, जैसे श्रीफल को बढ़ावा दिया गया था वैसे ही श्री अन्न को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसका एक ग्लोबल हब तैयार किया जा रहा है। और इस श्री अन्न को बढ़ावा देने से, इस मोटे अनाज को बढ़ावा देने से पैसा, पोषण और पर्यावरण, इन तीनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और तीनों में ही किसानों के लिए बहुत बड़े फायदे की बात होगी। किसानों की ज्यादा आमदनी भी होगी, पर्यावरण के हिसाब से इन श्री अन्न को या मोटे अनाज को उगाना ज्यादा बेहतर भी होता है
और पोषण के रूप से भी अगर देखा जाए, न्यूट्रिशन के रूप से भी देखा जाए, तो मोटा अनाज खाने से जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा फुलफिल होती है। और इसी के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, मतलब देखिए कि इस अर्जुन को पता है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं अर्जुन को नहीं पता था कि वो किस लिए तीर चला रहे थे। अर्जुन जी को पूरी तरह से पता था कि तीर किस लक्ष्य से चलाया जा रहा है। परंतु आज जब श्री अर्जुन तीर चलाते हैं तो मछली की आंख को भी भेदते हैं, परंतु मछली की आंख को भेदने के साथ साथ उसका पेरिफेरल क्या इंपैक्ट होता है उसको भी देखते हैं। इसलिए किसानों का भी एक तरह से फायदा होता है और दूसरी ओर पर्यावरण का भी फायदा होता है, और हमारे देश में जो गरीब लोग जिनको अन्न दिया जाएगा उनकी पौष्टिकता का भी एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा फायदा उनको होता है। तो ये आपने देखा है कि फायदा है। ये एग्रीकल्चर के किया गया, ये गांव के लिए किया गया। इसी प्रकार से मित्रों, चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन, जीडीपी का लगभग 2.2% हेल्थ पर खर्च किया जा रहा है। और 157 ने नर्सिंग कॉलेजेस तैयार करने का और प्रशिक्षण देने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, तो उस बजट में किया गया है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र तैयार किए गए, 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तैयार किए गए हैं, जिसमें कि गरीब इंसान को सस्ते दामों पर वहां पर दवाइयां मिलती। यह तैयारी की गई है हेल्थ सेक्टर के लिए, ताकि गरीब आदमी तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। आयुष्मान कार्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। एजुकेशन सेक्टर की बात हो तो एजुकेशन सेक्टर के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज की गई है वो है कि आज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का संकल्प लिया है। मतलब कि ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी आ जाएगी। तो इससे समझ सकते हैं आप कि जो बच्चों को किताबें और जो बाकी एजुकेशनल मटेरियल में तकलीफ होती थी, आज उनके लिए कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी जाएगी ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करके। लगभग 3% हमारी जीडीपी का एजुकेशन पर, शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, और शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जा रहा है। इसीलिए जो कौशल विकास प्रोग्राम है उसका स्टेज 4 भी शुरू कर दिया गया। इसके बाद गरीबों के लिए एक और बड़ी चीज की गई, जो गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 3.5 करोड़ आवास बने हैं। अब उन गरीबों के लिए ज्यादा आवास बने, ज्यादा तेजी से अब वो आवास बने, इसके लिए जो गरीब आवास योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसका बजट लगभग 67% बढ़ाकर 69,000 करोड़ का बजट अब दिया गया है, ताकि हर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसको घर की आवश्यकता है, उसके लिए पक्का घर बनाया जा सके। ठीक उसी तरह नल से जल पहुंचाने के लिए लगभग 24% बजट में बढ़ोतरी करके लगभग 70,000 करोड़ का बजट नल से जल और जल जीवन मिशन के लिए रखा गया है, ताकि घर घर तक पानी पहुंच सके। यह अलग विषय है कि कुछ हमारी राज्य सरकारें हैं आपके अगल बगल की, जो घर घर तक पानी कम और नशा और दारू ज्यादा पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग नशा पहुंचाते हैं और एक प्रधानमंत्री है जो नल से जल पहुंचाते हैं। निर्णय आपको करना है कि आपको नल से जल चाहिए या आपको मोहल्ले में ठेका चाहिए, यह निर्णय आपका है। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे टेक्नोलॉजी के कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर किस प्रकार से बदलाव हुआ है इस देश में। आज कोई भी व्यक्ति है जिसने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट न की हो? कोई ऐसा व्यक्ति है पूरे ऑडियंस में, मंच पर बैठे हुए लोग? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने जिंदगी में आज तक एक भी डिजिटल ट्रांजैक्शन ना किया हो? कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या? बताइए। 6-7 वर्ष पहले अगर मैं ये सवाल पूछता तो ज्यादातर लोगों के हाथ ऊपर होते। आज ऐसी स्थिति है कि भारत में जो डिजिटल पेमेंट्स होती है यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो पूरी दुनिया में जितनी डिजिटल पेमेंट होती है उसका 40% हिस्सा केवल भारत में होता है। और चीन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम को साथ करने के बाद भी भारत में जितनी डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है वो इन देशों में मिलाकर भी नहीं होती। यह भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक समय था, 2014-15 की बात थी, यहां पर मंच पर बैठे हुए लोग बता पाएंगे, आप में से कुछ लोग बता पाएंगे कि एक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए
कितनी मशक्कत होती थी। 300 रुपए का 1 GB डेटा आता था, 300 रुपए का। 10-15 मिनट होते थे तो आपके घर परिवार के लोग बोलते थे कि अरे इसको बंद कीजिए, बड़ा बिल आ जाएगा। आज वो 300 रुपया प्रति जीबी का डेटा का जो कॉस्ट था वो घटकर आज मात्र 9 रुपए प्रति जीबी का कॉस्ट हो चुका है। इसलिए पूरी पूरी ट्यूटोरियल सेशंस और पूरी पूरी क्लासेस हम लोग यूट्यूब पर ही देख लेते हैं। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 8.5 वर्षों में 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर इस देश में बिछा दिया गया है। और केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि भारत के एक एक गांव तक ये डिजिटल कनेक्टिविटी साधकर मानो एक डिजिटल सेतु तैयार किया गया है। जैसे राम सेतु ने भगवान श्री राम की भूमि और लंका को जोड़ने का काम किया था, मां सीता को वापस लाने के लिए डिजिटल सेतु ने इंडिया और भारत को जोड़ने का काम किया है। ये नए युग का सेतु है। और ये सेतु किस प्रकार से काम करता है उसका एक और उदाहरण देखिए। एक समय पर एक वित्त मंत्री थे, जब हम लोग इसकी तरफ पहल कर रहे थे, हम कह रहे थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जनधन अकाउंट खुलने चाहिए, आधार और मोबाइल का उसको लिंक करना चाहिए ताकि जैम ट्रिनिटी से काम हो सके, डिजिटल ट्रांजैक्शन से काम हो सके। तो एक वित्त मंत्री ने खड़े होकर कहा कि इसका क्या फायदा है, क्या फायदा होगा उस गरीब महिला को जो गांव में रेडी लगाती है, वो रेडी पटरी वाली महिला को क्या फायदा होगा? उसके पास ना बिजली है, ना उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, ना उसके पास पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। क्या फायदा है ये? मोदी जी केवल आपके 2-3 मित्रों को इसका फायदा होगा। मोदी जी ने बोला कि आज ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि मॉल में बैठने वाली दुकान भी हो या मॉल के सामने जो बूढ़ी अम्मा अपनी रेडी पटरी लगाती हो, फल सब्जी बेचती हो, दोनों ही जगह पर निशान जी को अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वही व्यवस्था है जो मॉल में है, जो रेडी पटरी वाली अम्मा के पास है। यह डिजिटल सेतु का काम है कि मॉल और महिला के बीच में उसने एक सेतु बना दिया। आज कोई अंतर नहीं है दोनों की टेक्नोलॉजी। ये मजाक उड़ाते थे, कहते थे कौन इससे किसका लाभ होगा। और ये इसलिए कहते थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भारत का भला, भारत की प्रगति हो। उनका तो क्या मकसद था कि मैं 100 रुपए भेजूं और उस 100 रुपए में से कितने रुपए खा जाते थे बिचौले। आपको याद है प्रधानमंत्री ने, एक बड़े सीखे हुए समझे हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो उसमें से 85 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। यही वो मानसिकता थी कि हम अगर कुछ पैसे भेजें तो उसमें बिचौलिए भी खाएं और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो लाभार्थी है उससे उसके पास पहुंचे। आज डिजिटल माध्यम से जो तैयार किया गया है जैम त्रिशंकु जिसे हम कहते हैं, तो जैम त्रिशंकु की वजह से आज जब 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो गरीब के खाते में वो पूरा का पूरा 1 रुपया जाता है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो उज्ज्वला की सिलेंडर के पैसे हो, या चाहे वो आवास बनाने के लिए पैसे। 1 भी रुपए का वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता। और पिछले 8 वर्षों में लगभग 23 लाख करोड़ रुपए इस माध्यम से भेजे गए, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया इस देश का बचा है। 2.5 लाख करोड़ रुपया, और वो सारा 2.5 लाख करोड़ रुपया फिर से गरीबों की उन्नति के लिए खर्च किया जा रहा है। ये आपके सामने हो रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है। ये जो गीता का आई मैंने आपसे कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसी बजट में आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब कि रोड, रेल, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इनको गति देने के लिए, इनको बल देने के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए आज जो भारत का बजट रखा गया है, इस मौजूदा बजट में 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ का बजट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है, जो कि सबसे ज्यादा बजट आज तक कभी नहीं दिया गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। और केवल केंद्र के लिए नहीं है, ये राज्यों के लिए भी, ताकि राज्य भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट माइल हो या लास्ट माइल हो, कनेक्टिविटी उसकी बढ़ाकर उसको तैयार कर सके और लोगों की सहायता के लिए, लोगों की विकास के लिए, लोगों की प्रगति के लिए उसको क्रियान्वयन किया जा सके। आपको तो दिख ही रहा होगा, चाहे
हरियाणा हाईवे हो, चाहे केएमपी हो, चाहे अलग अलग तरीके के जो एक्सप्रेसवे बनाए गए हो, हरियाणा ने तो सबसे ज्यादा इसमें उसको एक तरीके से फायदा हुआ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ाने से खर्च को दो चीजें साधी जा सकती है। एक तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और इसके अलावा जो विकास और प्रगति की दर है, जो विकास और प्रगति का स्पीड है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। जब इस देश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे, रोडवे, हाईवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें बनेंगी, तब ये देश और भी तरक्की और भी प्रगति करेगा। रेलवे के लिए भी बजट जो है उसको ऐतिहासिक स्तर से बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख करोड़ रेलवे के लिए रखा गया है, जो कि पिछले 8-10 वर्षों में कभी नहीं किया गया था। तो रेलवे का भी बजट बढ़ाया गया, डिफेंस का भी बजट बढ़ाया गया, क्योंकि हरियाणा केवल किसानों की नहीं बल्कि जवानों की भी धरती है। तो डिफेंस का भी स्पेंडिंग बढ़ाकर लगभग 13% उसमें बढ़त करके लगभग 6 लाख करोड़ की राशि डिफेंस स्पेंडिंग के लिए रखी गई है, ताकि हमारे सैनिकों के पास वो सारे साधन संसाधन हो जिससे कि वो देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाए। और केवल ये पैसों का खर्च, डिफेंस के पैसों का खर्च, एक समय था कि बड़ी बड़ी डील होती थी, और उस डील में किस प्रकार से मिडलमैन की डील होती थी, बोफोर्स हो या अगस्ता हो, आपने सुना है। आज पिछले 8-8.5 वर्षों में कोई ऐसी डील नहीं है जिसमें कि एक भी रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में उंगली आवाज उठाई गई हो। और आज आपने देखा है कि न केवल डिफेंस इंपोर्ट करना, पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर इतना बड़ा प्रयास किया गया है कि भारत में पिछले 8 वर्षों में आज डिफेंस एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और लगभग 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इस वर्ष भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में किया। आखिरी में आते हैं गीता के एक ही हो, और ये एक का मतलब है आम आदमी। आम आदमी के लिए किस प्रकार से जब टैक्स की बात आती है तो सरलीकरण किया गया। आम आदमी हमेशा यही चाहता है कि टैक्स जो है वो कम हो जाए, टैक्स भरना थोड़ा आसान हो जाए, और ये दोनों ही चीजें पिछले 8 वर्षों में की गई है, और खास करके इस बजट में की गई है। आपने देखा होगा कि जो पुराना टैक्स स्लैब होता था, जिसमें कि 6 श्रेणियां होती थी, अब उसको रखा गया है, परंतु उसके बदले एक नया टैक्स स्लैब लाया गया है। और इस टैक्स स्लैब में सस्ते दर भी है। इस टैक्स स्लैब में 5 स्लैब है, और इस टैक्स स्लैब की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि आप इस नए टैक्स रेजिम में आते हैं तो 7 लाख की आय तक के व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो भी उसका पैसा है वो अपने परिवार के लिए खर्च कर पाएगा, अपने समाज पे खर्च कर पाएगा। ये बहुत बड़ी राहत देने का काम किया गया है, तो वो इस बजट में दिया गया। ये आम आदमी के लिए पहली राहत। ये बात हुई डायरेक्ट टैक्स की, जो कर हम सरकार वसूलती है करदाता से। पर एक दूसरा कर भी है जो हम सभी लोग भरते हैं। किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं, वस्तु को खरीदते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं। और वो इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था भी आपने देखी होगी कि उसमें भी सरलीकरण की ओर हम चल रहे हैं। इस प्रकार से जो लोग केवल बात करते थे जीएसटी की, आज जीएसटी को लागू करके जीएसटी का पिछले 1 वर्ष से कलेक्शन प्रति माह का 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। यह आज जीएसटी की व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया है, जिससे कि यहां पर जो अर्थव्यवस्था है उससे बहुत ज्यादा मजबूती पा रही है। यह काम भी किया गया है। और आखिरी में आम आदमी के लिए देखिए, पिछले 8 वर्षों में 2 चुनौतियां होने के बावजूद भी अगर आप तुलना 2004 से 14 के बीच की करें और 14 से लेकर 23 की करें, तो एक समय था 2004 के बाद जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी, तो हर महीने और हर वर्ष जो इन्फ्लेशन होता था, जो महंगाई का दर होता था, कभी 6%, कभी 7%, कभी 8%, कभी 10, 11 और 12% तक पहुंचने का काम हुआ। और 2012 से लेकर 2014 तक निरंतर
हर वर्ष हर तिमाही में जो इन्फ्लेशन हुआ करता था, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ करता था, जो रिटेल इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर होता था, वो 10% से ऊपर होता था। आज उसी इन्फ्लेशन को, जबकि यहां पर 2 वैश्विक चुनौतियां आई, तब भी उस इन्फ्लेशन दर को औसतम रूप से अगर देखा जाए तो पिछले 8.5 वर्षों में औसतम इन्फ्लेशन मात्र 4.88% रहा है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। हाँ, जब कोविड का काल आया, जब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े, तो कुछ दाम बढ़े, परंतु इसको कंट्रोल करने का अगर किसी ने काम किया है और सही तरीके से किया है तो वो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसी दिशा की ओर आम आदमी को और राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं महंगाई की, उनके दोहरे मापदंड को देखना चाहिए कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकार आई तो जो लोग किसानों की बात करते हैं, जो लोग महंगाई की बात करते हैं, पहले दिन पर आकर अगर पहला फरमान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने सुनाया तो वो पहला फरमान था कि 3 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे डीजल के। ये इनकी हकीकत है। तो देखिए मित्रों, कुल मिलाकर मैंने आपको इस बजट में हमने क्या क्या किया है और पिछले 8 वर्षों में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको लेखा जोखा दिया। और आज इन्हीं सामूहिक प्रयासों की वजह से, आज इस प्रयास की वजह से 8.5 वर्षों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे आई है। भारत में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है और भारत में आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और सबसे ज्यादा अगर विदेशी मुद्रा का भंडार अगर भारत में कभी हुआ है तो वो आज हुआ है। ये सारे पैरामीटर बताते हैं कि किस प्रकार से आज हमने पहला कदम तो अपना लिया है, पर भारत का सही मायनों में अमृतकाल का समय शुरू हो चुका है और आगे जाते जाते केवल हम विकास की ओर ही चल रहे हैं। इसी संकल्प के साथ इस बजट को भी पेश किया। G20 की अध्यक्षता भी भारत में हो रही है और पूरी दुनिया के लोग अगर कुछ कहते हैं कि पूरे दुनिया में जब अंधकार छाया हुआ है तो भारत वो कमल की तरह है, वो प्रकाश की तरह है जो देश दुनिया के पटल पर दिख रहा है। ये हमारी 8.5 वर्षों की उपलब्धि रही है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।